नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आज बात करेंगे उस तबके की जिसके नाम पर सियासत जबरदस्त होती रही। इंटॉलरेंस, असहिष्णुता जैसे जुमले गढ़ दिए गए। कुछ दलों ने तो जैसे एक हौवा खड़ा कर दिया कि अगर हम सरकार से चले गए तो यह तबका जी ही नहीं पाएगा। इस देश के अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों में भी खास तौर से मुसलमानों को सियासी लोग अपना औजार बनाकर इस्तेमाल करते रहे, उनके वोट लेते रहे, अपनी सरकारें बनाते रहे। लेकिन इस तबके के लिए काम कितना किया है, इनसे यह कोई पूछे तो बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आंकड़े नहीं बताते। अब आंकड़े जारी हो गए हैं तो यह पता चला है कि योगी सरकार ने सिर्फ 4 साल में अल्पसंख्यकों के लिए अखिलेश सरकार से कहीं ज्यादा धनराशि दे दी। तो सवाल यह है कि क्या अब डराने की सियासत बंद होगी? क्या अब सिर्फ विकास की बात होगी, सबके साथ सबके विकास की बात होगी? चर्चा इसी बात पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने जिस बात को जोर देकर कहा था, सरकार के 4 साल बीतने के बाद जब आंकड़े सामने आए हैं तो यह साफ हो गया है कि योगी ने जो कहा वो किया भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए खजाने का मुंह खोला। आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए पिछली सरकार से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 68,402 करोड़ रुपए ज्यादा धनराशि जारी की। अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 48,508 करोड़ रुपए जारी किए थे, तो योगी सरकार ने पहले ही साल में 90,574 करोड़ रुपए जारी कर दिए। दूसरे साल में अखिलेश सरकार ने 66,169 करोड़ रुपए जारी किए, तो योगी सरकार ने दूसरे साल में 1,01,786 करोड़ रुपए जारी कर दिए। कार्यकाल के तीसरे साल में अखिलेश सरकार ने इस तबके को 69,779 करोड़ रुपए जारी किए, तो योगी सरकार ने तीसरे साल में 1,09,180 करोड़ रुपए जारी कर दिए। अपने कार्यकाल के चौथे साल में अखिलेश यादव की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 80,417 करोड़ रुपए दिए, तो योगी सरकार ने चौथे साल में सिर्फ दिसंबर तक ही 1,17,724 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अखिलेश सरकार ने कुल 5 साल में 3,50,862 करोड़ रुपए का बजट अल्पसंख्यकों के लिए जारी किया, तो योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने से पहले ही 4,19,264 करोड़ रुपए इस तबके के लिए जारी कर दिए। यूपी में अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी तादाद मुस्लिमों की है और यही वजह है कि अब सरकार के मंत्री उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जो इस तबके को योगी और बीजेपी सरकार से डराने का काम करते रहे। 4 वर्षों में लगभग 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं जो केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वर्षों में दी थी, उसके सिवा उससे अलग हट के लगभग 68,000 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के लिए दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज 17 से 19% है। तो हमने वोट बैंक नहीं समझा, हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर और सर्व समाज का जो कल्याण होता है उस कल्याण की नीति में उनको आगे रखा है। उधर विपक्ष इन आंकड़ों पर यकीन करने के लिए ही तैयार नहीं। कांग्रेस इन्हें आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है, तो समाजवादी पार्टी को अब अल्पसंख्यकों के लिए काम में भी मजहबी रंग दिखने लगा है। अब तो सरकार की चली चलाकी बेला है। सरकार लाख आंकड़े पेश करे, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। कांग्रेस को आरोपों की पुष्टि होती है कि उत्तर प्रदेश में न तो रोजगार है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपराध है, अपराधी हैं और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये योगी सरकार का असली चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ और भ्रम की राजनीति करती है और धर्म के रात पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटना चाहती है, ये इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 4 साल की सरकार के बाद अब ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए 4 साल में क्या किया, वो बेहतर होगा बनस्पत की हिंदू मुसलमान की राजनीति। आंकड़े सामने हैं। सरकार इनके जरिए ये साफ करना चाहती है कि विकास के पैमाने पर कोई भी तबका छूटा नहीं है। विकास के लिए बातें नहीं,
बजट होना चाहिए, तो विपक्ष आंकड़ों को फर्जी बताते हुए इन्हें हवा में उड़ाना चाहता है। अब ये तय उसी तबके को करना है कि उनके विकास के काम पिछले 4 साल में ज्यादा हुए या फिर उससे पहले के 5 साल में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत मोहसिन रजा साहब आपका। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रियंका जी आपका भी। सबसे पहले मंत्री जी प्रश्न आपसे है, आप खुद बता रहे थे और सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि तकरीबन 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 68,400 करोड़ रुपए ज्यादा जारी किए गए सिर्फ आपकी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के पूरे 5 साल से मिला के। ये आंकड़े जारी करने के पीछे आप लोगों की मंशा क्या है? क्या आप बताना चाहते हैं कि आपने हर वर्ग का ध्यान रखा है, या फिर यह बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखा है? एक आईना भी दिखाना चाहते हैं उन लोगों को और अपनी नीति भी बताना चाहते हैं कि हमारी नीति बहुत स्पष्ट है, हमारी नीति और नियत साफ है। और आईना उनको दिखा रहे हैं जिन्होंने इनको वोट बैंक बनाकर रखा था, जिन्होंने दुर्दशा करके रखी थी अल्पसंख्यक समाज की उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सिर्फ वोट बैंक। ये खजूर खाने तो जाया करते थे उनके घर, गुठलियां छोड़ाते थे, गूदा खुद खा लेते थे। तो हमने इनको बताया है कि नहीं, हम उनको आच्छादित करेंगे, योजनाएं जो है, जो पात्र हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सदन में भी कहा था कि 17 से 19% आबादी मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज की है, जिसमें लगभग 35% शेयर गया अल्पसंख्यक कल्याण के विकास कार्यों का, क्योंकि वो उसमें पात्र बने। और हमने निष्पक्षता से, बगैर भेदभाव के, जाति और मजहब न देखते हुए, उत्तर प्रदेश के लोगों का कल्याण देखते हुए, अल्पसंख्यकों का कल्याण देखते हुए उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया। और उसके फलस्वरूप जो हमारे पास में हर साल का बजट था उससे ऊपर जाकर लगभग टोटल अगर आप देखें तो 4,20,000 करोड़ रुपए हमने 4 वर्षों में अल्पसंख्यक कल्याण के उत्थान के लिए दे दिए। और उसमें 68,000 करोड़ रुपए ज्यादा धनराशि दी, इसलिए कि ताकि उनके बच्चे पढ़े लिखे, मुख्य धारा से जुड़े, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, और इंजीनियर बने, डॉक्टर बने बच्चे। ये कहा आपने मदरसों में बैठा दिया था, उनको एनसीईआरटी की पढ़ाई आदरणीय योगी जी ने दी है, इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। इन्हें तो सिर्फ मुसलमान चाहिए था, हमें इंसान चाहिए है, हमें सारे 23 करोड़ जनता की चिंता रहती है। हम वोट बैंक बनाकर नहीं देखते किसी को। हम अगर सरकार में आए हैं, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है और विकास के उस चक्र में सबको जोड़कर देखा गया है, किसी को अलग नहीं होने दिया। इन 4 सालों में मंत्री जी आप लोग जनता के बीच भी जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप बजट तो दे रहे हैं, उस बजट का इंप्लीमेंटेशन देखना भी आपके विभाग का काम है, चीजों को देखना भी। इसका रिस्पॉन्स कैसा है? क्योंकि एक डर, एक हवा बनाया गया और उस हवा के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए भैया हम सरकार से जाएंगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी आपको। अब केंद्र में भी सरकार चल रही है, आप लोग प्रदेश में भी चला रहे हैं, असर क्या है? देखिए राम, आप अगर देखें जो भी योजनाएं हमने, चाहे केंद्र सरकार की रही हो, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश की कुछ हमारी योजनाएं 60-40 के रेशियो पर रहती हैं। और हमारी मंशा साफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा पात्र भी अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास में मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग बने, हमने उनको दिया है। ये नहीं किया भेदभाव किया होता। जो भी योजनाएं केंद्र से आई और उसमें वो पात्र बने वो भी दिया। और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण के लिए तमाम हमने इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, यूनानी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस तरह की चीजें जो भी ला सकते थे हम उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं, ताकि ये चीज आना चाहिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, उसी को आगे बढ़ाया है आदरणीय योगी जी ने। हम इनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे, क्योंकि हम इनको खाली एक जगह पर परचून की दुकान पर या पंचर की दुकान पर नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि इनका वोट बैंक थे, इन्होंने बैठाला था कांग्रेस, सपा और बसपा ने। नाहिद लारी खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। नाहिद जी,
क्या कहेंगे? आप लोग तो बता रहे हैं कि ये सब आंकड़े फर्जी हैं, क्यों यकीन नहीं होता आप लोगों को? श्री राम मोहन जी, मैं मोदी जी और योगी जी जैसे बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, कानून की जानकार हूँ, एमबीए पास हूँ, 85% अबव मार्क्स आए थे मेरे एमबीए में, थ्रू आउट गवर्नमेंट एजुकेटेड हूँ। मैं मोदी योगी जी जैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि एकमात्र महिला सीएम को के बहाने देश की आधी आबादी यानी सभी महिलाओं को गरियाने का काम करूं, तो उसके जो वो गरिया रहे उसके एवज में मैं भी पुरुषों को गरियाऊं। बहरहाल, चूंकि आज आपने ये आंकड़ों पर आपने ये डिबेट रखी है, तो मैं सबसे पहले आंकड़ों पर बात करूंगी। मेरी जो छोटी सी बुद्धि है, उसे जितना भी इन आंकड़ों से समझ में आया, मैं आपके समक्ष उसको रखूंगी, वरना आप कहेंगे कि नाहिद ने आंकड़ों पर बात नहीं की। जी देखिए, अगर अखिलेश जी की सरकार का मैं 4 साल लेती हूँ और योगी जी की सरकार का 4 साल हो गया है, तो अखिलेश जी की सरकार 2012-13 में माइनॉरिटी का उन्होंने बजट दिया था 48,508 करोड़, ठीक। 2015-16 में उन्होंने दिया था 80,417 करोड़, यानी 4 साल में 32,000 करोड़ पर ईयर बढ़ा, यानी 32% बढ़ा। यानी पर ईयर अगर आप देखें तो 8% बढ़ोतरी हर साल हुई, माइनॉरिटी के बजट में 8% वृद्धि हर साल हुई। अब आप योगी सरकार के 4 साल आ जाइए। योगी सरकार के 4 साल में 2017-18 में 90,574 करोड़ बजट था, 2020-21 में 1,17,724 करोड़ था, यानी पर ईयर 26,000 करोड़ बढ़ोतरी हुई, यानी पर ईयर 26% बढ़ोतरी हुई। यानी हर साल अगर आप देखें, यानी 4 साल में 26% बढ़ोतरी हुई, यानी हर साल अगर आप देखें तो 6.5% की वृद्धि हुई। यानी अगर आप देखें कि अखिलेश जी के 4 साल की सरकार में हर साल 8% वृद्धि होती थी और योगी जी की सरकार में माइनॉरिटी के बजट में 6.5% की वृद्धि हुई, यानी अखिलेश जी की सरकार से 1.5% कम। 1.5% कम, ये क्या है? ये क्या मदद है? ये कोई मदद है? यानी पहाड़ किसकी छुइया। दूसरी बात, 5वें साल नहीं, एक बात आप बताइए, एक बात बताइए आप 5वें साल पर पहले आंकड़ा आप सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा ना जी। अब अखिलेश जी के 5वें साल, अखिलेश जी के 5वें साल में यानी 2016-17 में बजट था 85,989 करोड़ जी, मैंने ठीक। और योगी सरकार, योगी जी ने जब गद्दी संभाली 2017-18 में, तो उनकी बजट था 90,574 करोड़, यानी कितनी वृद्धि की? 5% वृद्धि हुई। 2016-17 के बजट से 2017-18 के बजट में 5% की वृद्धि हुई। अब आप समझिए कि 5% की माइनॉरिटी बजट में वृद्धि की, वही गैस का दाम अब आप ये जो देख रहे हैं 2012-13 में 48,000 करोड़ और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में लगभग 90,000 करोड़, ये आप ही कोट कर रहे हैं दोनों बजट। अब आप इसको परसेंटेज में देखिए, यह समूल राशि के रूप में देखिए, 5वें साल का बजट आना तो अभी बाकी है और टोटल सरकार बता रही कि 68,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए। आप लोग तो कह रहे थे कि ये लोग आएंगे तो अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिलेगा, इन्हें डराने का काम किया। अब आप कह रहे हैं कि 0.5% कम है, 1% कम है, 1.5% कम है, कहीं जोड़ के। राम मोहन जी, आप तो हस्तक्षेप करते नहीं, मैं तो सब जगह आपकी तारीफ करती हूँ कि आप मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं जो आपने कहा उसी के मुताबिक, मैं सिर्फ आपके आंकड़े, आपने जो कोट किए मैं तो उन्हीं को दोबारा दोहरा रहा हूं सिर्फ। श्री राम मोहन जी, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो सरकारी के आंकड़े हैं। मैं तो बता मैं तो कह रहा हूं जो आप कोट कर रहे हैं मैं उन्हें सिर्फ दोबारा पढ़ रहा हूं और ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि अखिलेश सरकार के पहले कार्यकाल में यानी 12-13 में 48,000 करोड़ और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 90,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों के लिए जारी हुए। ये पर्याप्त नहीं है आपके मुताबिक, और ज्यादा बढ़ाना चाहिए योगी सरकार को? सुझाव आपका ये है? मैं आपको बोलूं, अब जवाब देने का मौका तो दे आप। जी नहीं, देखिए मैं तो बता रही हूँ कि बढ़ा 5% वृद्धि हुई, लेकिन जहां 5% वृद्धि हुई
वहीं पर आप देखिए कि महंगाई कितना ज्यादा हो चुकी है। महंगाई जो है, सिलेंडर 300% दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल 100% दाम बढ़ गया। मतलब आरबीआई कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, आरबीआई का कहना है कि जो जब इन सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के, तो हर चीज का दाम बढ़ जाता है। इसलिए 5.40% पर पहुंचा खुदरा महंगाई मार्च में। फरवरी में 5.03% था और उससे पहले 4.4% था। तो इकोनॉमिस्ट का सर्वे आया है कि महंगाई बढ़ाने में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ती है भूमिका है। तो मेरा कहने का कुल मिलाकर ये मसला है। आप बेहतर कह रहे हैं, लेकिन नाहिद जी आप ये जब सारी चीजें देखते हैं तो वैश्विक हालात भी आपको समझने चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि पूरी दुनिया पिछले 1-1.5 साल से किस बड़ी महामारी के दौर से गुजर रही है। मोहसिन रजा जी इसका जवाब देंगे, इसके बाद मैं प्रियंका जी के पास आऊंगा। देखिए, एक तो बड़ी अच्छी लगी बात, हमें कम से कम समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन ने एक बात को एक्सेप्ट किया कि हमने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट बढ़ाया। वो जो भी उन्होंने कहा हो, लेकिन ये माना उन्होंने, हमारी नीति और नियत को उन्होंने सराहना की आदरणीय योगी जी की, इसके लिए धन्यवाद करेंगे हम। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की चीजें आपने देखा कि हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम किया। तमाम ऐसे मदरसे थे उत्तर प्रदेश में जो वजूद में ही नहीं थे। 5-6 हजार मदरसों की तादाद थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर सरकार के पैसे का दुरुपयोग, जनता के पैसे का, अल्पसंख्यक कल्याण के और खासकर मुस्लिम समाज के पैसे का दुरुपयोग होता था, भ्रष्टाचार और बंदरबाट होती थी। वो पैसे को बचाने का काम किया हमने। वो पैसा जब बचा है तो इसलिए हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी जितनी जरूरत पड़ी है। जब जरूरत पड़ी है तब आदरणीय योगी जी ने बजट में बढ़वाने का काम किया। ये तो साफ हो गया ना कि इतना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में, जिनको डराया गया था भारतीय जनता पार्टी से, जिनको हमेशा डराकर अपना वोट बैंक बनाकर रखा था समाजवादी पार्टी ने, जिनको लूट कर रखा था, डरा कर रखा था, आज उनको हमने अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का प्रयास किया है और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी योजनाएं प्रदेश सरकार और देश की हैं अल्पसंख्यक कल्याण की, वो उन तक पहुंचाने का काम ईमानदारी से हमारे अधिकारियों ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किया है और आगे भी हम करेंगे। हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं, ठीक है, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी आप कैसे देखते हैं? सरकार कह रही कि हम हर तबके के लिए काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण नहीं करते, लेकिन विकास की जहां गुंजाइश होती है वहां पीछे भी नहीं हटते। देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ मंत्री जी बैठे हैं, उनको बधाई दे रही हूँ कि उन्होंने चलिए ये तो कहा कि वो अल्पसंख्यक की भी बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं तो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास की जब बात आती है तो विकास का मतलब क्या होता है? आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? क्या वो रोजगार से जुड़े हुए होते हैं? क्या वो उनकी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े हुए होते हैं? आवास से जुड़े हुए होते हैं? ये बताइए कि आप जब बात करते हैं, आज कोरोना काल जो है, पूरी महामारी फैली हुई है उत्तर प्रदेश में, आप जिस तरफ देखिए हाहाकार बचा हुआ, परंतु क्या आप ये जरूरी समझते हैं कि यहाँ पर जो जिला अधिकारी है वो भी फुल टाइम नहीं है? उनको भी 2 विभाग दे रखे गए हैं कि वो आप 2 विभाग जो है एक साथ देखिए। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, और देखिए जहाँ चुनाव प्रचार है वहां पर कोरोना नहीं है, पर जहाँ उत्तर प्रदेश में कोरोना जहां पर है वहां पर कोई किसी को चिंता, कोई किसी को सुध नहीं है। आज देखिए कि जो टेस्टिंग है उसके लिए वेटिंग है, आप देखिए जो आप हॉस्पिटल में अगर आपको एडमिट होना उसके लिए वेटिंग है, इवन आप देखिए शमशान घाट तक पे वेटिंग लगी हुई है। पर सरकार कहाँ मस्त है? चुनाव में मस्त है। अब बात करिए अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यक की जब बात करते हैं तो सीए का विरोध क्यों होता है इतना आपका? आप क्यों उठा के लोगों को जेलों में बंद कर देते हैं, एनएसए का दुरुपयोग करते हैं? और हाई कोर्ट जब एनएसए जो एनएसए लगाते हैं, आप एनएसए लगाते हैं, उसको लेकर जब 94 केसेस, 120 में 94 केसेस रद्द कर दिए जाते हैं, तब क्या आप पे सवालिया निशान नहीं उठता? जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2015 2014 की अगर बातें मैं उठा के बोल दूं तो कहना होगा कि ये देखिए कि आप धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं। आप बातें करते हैं कि अगर जो है जो किसी का धर्म परिवर्तन होगा तो वो जो है एक लड़की की जगह 100 लड़कियों का परिवर्तन कर देंगे। आप बातें करते हैं कि देश की सभी मस्जिदों में जो है गौरी गणेश को स्थापित कर दिया जाएगा। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप धरातल पर
क्यों नहीं आप सबको समान रूप से ट्रीट करते हैं? क्योंकि आपकी राजनीति तुष्टीकरण की है। जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तब उसमें जो है आपको ये दिखाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि आपने इनके लिए ज्यादा किया, उनके लिए ज्यादा किया? ये जरूरत अब क्यों आन पड़ी है आज सरकार को ये बताने के लिए कि हमने इस विशेष समुदाय के लिए ज्यादा किया? जब सिखों की बात आती है तो आप उनको क्या बोलते हैं? जब बॉर्डर पे सिख बैठे होते हैं, जो किसान बैठे होते हैं, आप उनको क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी। उनको क्या बोलते हैं आप उनको? आप बोलते हैं कि ये जो है विरोधी है, देश विरोधी है। तो आप जी मोहसिन रजा जी बोलिए। ये तो समझ लीजिए कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं आज। ठीक है मोहसिन रजा जी। मैं क्या कहूं, इनको ये लुप्त होती हुई एक प्रजाति हो गई है कांग्रेस। और जिस तरह से देश में और प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में तो खैर है ही नहीं, देश में कहीं थोड़ी जगह बचे हुए हैं, उनको भी वहां से जनता ने उखाड़ कर फेंकने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा देश को नुकसान पहुंचाया और सबसे ज्यादा दोहन अगर किसी का किया देश में तो इन्होंने अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज का दोहन कांग्रेस ने किया। मदरसों में ठूसा, हमारे बच्चों को धार्मिक और मुसलमान बनाया, उन्हें कभी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का कांग्रेस ने एक जरा सा प्रयास नहीं किया। यही आदरणीय मोदी जी ने आज साफ तौर पर कहा कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे, हमारे जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं वो भी डॉक्टर, इंजीनियर बने, वो भी अच्छे से समाज में आकर अपना काम करें, देश के लिए काम करें, प्रदेश के लिए काम करें। हमने उनको प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की है। इनकी मंशा साफ नहीं थी, इन्होंने सिर्फ दोहन करने का काम किया, उनको बर्बाद करने का काम किया, उनको कट्टरपंथ की तरफ भेजने का काम किया, उनको आतंकवादियों की तरफ भेजने का काम किया। इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ये शिक्षा से दूर रख रहे थे, मजदूर बना के रख रहे थे, अपना बंधुआ मजदूर बनाया हुआ था। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबकी विश्वास से डरा हुआ है आज। ठीक है, चलिए मोहसिन रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और चर्चा लगातार इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि जो एक कहिए कि अफवाह बनाकर रखी गई, एक हवा बनाकर चीजों का रखा गया, एक डर की सियासत की गई, उससे कहीं दूर जाकर योगी सरकार कह रही है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। हां, इतना जरूर है कि इस सरकार में तुष्टीकरण किसी का स्वीकार नहीं है, वो किसी का भी हो। हमारे साथ इस चर्चा में अमित पुरी जी जुड़ गए हैं। अमित पुरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पुरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नाहिद लारी खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ हाजी हसन अहमद साहब भी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। हसन अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भी। पहले अमित पुरी साहब, ये प्रश्न विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, चाहे वो नेताओं की इस तरह की बयानबाजी हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, आप लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और दिखाना कुछ और चाहते हैं। राममोहन जी, अब मैं विषय को रखूं। जी जी। सच की एक बहुत बुरी आदत होती है, वो दबता नहीं है, छुपता नहीं है। ट्रुथ हैज ए बैड हैबिट ऑफ कमिंग आउट ऑफ द कपबोर्ड। और मैं आपको बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि आपने जेरे बहस एक बड़ा शानदार विषय रखा। सामान्य तौर पे मैं कभी मीडिया की विजडम को ना चैलेंज करता हूं, ना आज कर रहा हूं। वो दौर था जिसमें समग्र के नाम पर समाजवादी पार्टी की सरकार, जिसका समर्थन कांग्रेस करती थी, और कांग्रेस की यूपीए 1 यूपीए 2 का समर्थन समाजवादी पार्टी करती थी। समग्र के नाम पर शमशान कब्रिस्तान का तमाशा किसने खड़ा किया? समग्र के नाम पर अल्पसंख्यक बस्तियों के इलेक्ट्रिसिटी, वाटरिफिकेशन, वाटर के काम का और सड़कों के काम का योजना लेकर के आए। नाम था समग्र, और सेक्शनल और सेक्टेरियन अप्रोच के साथ साथ पार्टीजन अप्रोच भी अपनाई। अल्पसंख्यक बच्चियों को 30,000 मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। इसके बरस उलट आइए, आपने अल्पसंख्यकों की बहबूदी के लिए, उनके मसाइल के लिए कमीशन बैठाए। बहुत अच्छी बात है, बदाली की तस्वीर सामने आई। इतना कमीशन बैठाया होता तो ठीक था, लेकिन वो सलमान खुर्शीद साहब वाला कमीशन याद है ट्राईसाइकिल का? वो भी अल्पसंख्यकों के साथ हुआ था, ये भी देश ने देखा। और इसके ठीक उलट और बरस क्या था? हमने देव दीपावली अयोध्या में मनाई, काशी का विकास भी किया और मथुरा के अंदर वृंदावन में होली भी खेली, लेकिन अल्पसंख्यक बस्तियों के विकास के काम को भी जारी रखा। कुरान और कंप्यूटर को साथ साथ चलाया। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम के अंदर कोई तफरका नहीं किया और उसका एहतराम किया। एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू करने का काम किया। पीएम 15 पॉइंट प्रोग्राम को जारी रखा। अंत्योदय की तमाम तर योजनाएं, और उसके साथ साथ अब ये जो प्रधानमंत्री की चिकित्सा व्यवस्था की आरोग्य वाली योजना है,
इसके साथ और तमाम तर योजनाएं जो आवास की हैं, सौभाग्य है, उज्ज्वला है, इन सबसे आच्छादित जो व्यू निकल के आ रहा है। मैं नाहिद लारी को सुन रहा था, अभी आ गया था, पहले बैठा था। उनकी आपत्ति थी कि कहीं 25% बढ़ा, कहीं 26% बढ़ा। भाई ठीक, तू जो कहे, तेरी बात का एहतराम, हर नजरिए का एहतराम, लेकिन हमको एक बात हुजूर बता दीजिए। आपने तो बताया था कि ये नरेंद्र मोदी और योगी आएंगे और अल्पसंख्यक नाम का जो एक समाज का बड़ा तबका है, यह कहीं पर दिखेगा नहीं, इसके वजूद पे संकट हो जाएगा। आप तो प्रतिशत में बढ़ोतरी घटाने और बढ़ाने की बात कर रही हैं, उनका वजूद भी जिंदा है, वहबूदी भी जिंदा है, हाजी हसन अहमद साहब के पास में है, और कंप्यूटर की तालीम भी जिंदा है। अब बताइए हुजूर कि वो जुम्मन की रकेबी जो कांग्रेस के राज में के पास में आ रहा हूं, पहले हाजी हसन अहमद साहब से भी लिखता था, आज क्या जुम्मन की रकेबी टूटी है? ठीक है हाजी हसन अहमद साहब, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल तस्वीर को? मैं विकास के पैमाने की बात कर रहा हूं, कहीं भेदभाव हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ किसी योजना में, किसी काम में? राम मोहन जी, हमें हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का एक जुमला बहुत शिद्दत से इस वक्त याद आ रहा, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, बोलते रहो, तब तक बोलते रहो जब तक वो सच साबित ना हो जाए। आज हमारे मंत्री जी ने, आदरणीय मोहसिन रजा साहब ने, और उसके बाद जो हमारे दूसरे भाजपा के प्रवक्ता जी हैं, उन्हीं ने इस बात को सच साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोलते, सच ही बोले होंगे। उसी को फॉलो करते हुए हमारे मंत्री जी मोहसिन रजा साहब, जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतने आंकड़े पेश कर रहे थे, जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में 80% आबादी दरदोजी, हथकरघा दरदोजी की उसमें आती है, जो बार बार मांग करती रही है, बार बार मांग करती रही है, जिनकी जीवन यापन शैली आप देखेंगे तो आंसू आ जाएंगे। एक एक कारखाने में 10x12 के कारखाने में 50-50 कारीगर काम करते हैं, उनकी डेली की मजदूरी सिर्फ 50 रुपए होती है, और उनके उत्थान के लिए मंत्री जी के इलाके की बात कर रहा हूं, जहां का उनका घर है, उसी इलाके की बात कर रहा हूं। और वहां पे जब वो खुशहाली नहीं ला सके और कह रहे थे कि मैं जाता हूं, अरे बड़े अफसोस हुआ, जब से वो मंत्री बने हुए उनके इलाके के लोगों ने उनके चेहरा नहीं देखा है, उनकी गाड़ियों का काफिला गुजरते हुए जरूर देखा है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है, माजरत के साथ कह रहा हूं, उनको बुरा ना लगे, कि वो उन बस्तियों में, उन मुफ्तीगंज की गलियों में, या रईस मंजिल की गलियों में, या हुसैनाबाद की गलियों में टहल के दिखा दे और उनसे पूछ सके कि क्या हालत है आप लोगों की। अच्छा, राइट टू एजुकेशन, ये अधिकार सबका था, बताएं मंत्री जी, बड़े अच्छा होता कि आप मंत्री जी के रहते मुझे पैनल में लेते, बताएं कितने बच्चों को उनके क्षेत्र के इस उसमें से ये योजना का लाभ मिला, या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हुसैनाबाद क्षेत्र में जिस एरिया से मंत्री जी आते, मैं सिर्फ मंत्री जी के एरिया की बात करूंगा, इस वक्त प्रदेश की बात नहीं करूंगा क्योंकि मंत्री जी आंकड़े पेश कर रहे थे, तो वो बताएं कि कितने लोगों को लाभ मिला। अरे मंत्री जी, कुछ तो शर्म करो, कुछ शर्म करो, मर के ऊपर भी जाना है। अल्पसंख्यक आयोग में आज तक चेयरमैन नहीं है, मदरसा बोर्ड में आज तक चेयरमैन नहीं है, मदरसा बोर्ड में आज तक 6-6 महीने की सैलरी रुकी हुई है। अल्पसंख्यक आयोग कोई काम नहीं, कोई फंड नहीं है। वित्त विकास निगम में कितना पैसा दिया, एक हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का हिसाब दे के चले गए, कितना पैसा वित्त विकास निगम में आया और कितना अल्पसंख्यकों के ऊपर खर्च हुआ, और अल्पसंख्यकों में से मुसलमानों के ऊपर कितना खर्च हुआ, मंत्री जी इसका आंकड़ा दे दें, ये लाइव डिबेट कर ले मुझसे। अमित पुरी साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अमित पुरी जी बोलिए। मैं बता रहा हूं श्री राम मोहन जी, एक सेकंड नाहिद जी, इनको प्रधानमंत्री याद आए, एक सेकंड नाहिद माजरत के साथ कह रहा हूं, आप दो लोग जी नाहिद, अगर आप मुझे इजाजत दे दे तो मैं कह दूं। अमित जी कंप्लीट कीजिए। ठीक माजरत के साथ कह रहा हूं, नहीं आप बोले। इनको प्रधानमंत्री याद आए, बहुत अच्छा है, लेकिन इतिहास बड़ा निर्मम होता है, वो गुलाबी गालों को लाल कर दिया करता है। हमको लाल किले से वो तकरीर भी याद है जब देश के बाज़ाब्ता प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार संसाधनों पर है, लेकिन पैसा पेड़ से नहीं उगता। कौन सी तरक्की हो गई? कमीशन की रिपोर्ट आई, आप ही ने बताया कि उस कमीशन की रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों को 70 साल के कांग्रेस के राज में दिक्कतें आई,
और हमको वो दौर भी याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो वीजा को खाड़ी देशों के लिए खोल करके एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान की तरक्की के दरवाजे उस खड़े खोलने और खड़े करने का काम किया। एक भरोसा था अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत पर, उनकी सियासत पर और उनकी शख्सियत पर, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी हिमायत पूरे हिंदुस्तान के अंदर अजमेर शरीफ की दरगाह से लेकर के, और मैं कह सकता हूं कश्मीर के अंदर जरार शरीफ की दरगाह तक तमाम मुतवल्ली और मौलवियों ने खड़े होकर के अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत के अंदर हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम किया। आज इनको बड़ी चिंता हो रही है। व्यक्तिगत सवाल इनके और मोहसिन रजा के हैं, वो जाने दीजिए, वो मोहसिन भाई से ये पूछ ले, दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के वो 21 जिले जिन्हें अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट में कहा गया था कि वहां उनकी हालात बहुत खराब है, उन 21 जिलों को हमने टारगेट बनाया और उन 21 जिलों में सुन लीजिए बदायूं भी है, संभल भी है, मुरादाबाद भी है, बरेली भी है। हमने कोई तफरका नहीं किया, कोई मतभेद नहीं किया, कोई कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं की। और लोगों को लोन देना हो, उनके तमाम तरक्की के काम हो, हुनर की योजना हो, या अब स्कॉलरशिप के साथ साथ उनके कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था हो। नाहिद लारी खान जी, अब आप बोल सकते हैं। इतने ही सुखनवर हालात थे तो जरदोजी के कारखाने में 60 आदमी एक कमरे में अब तक नहीं बैठने चाहिए थे। उनके लिए तो फर्स्ट क्लास व्यवस्था होनी चाहिए थी भाई, क्योंकि बड़े हिमायत कमेटी के लोग अब तक हुकूमत में थे, और अब जो आई थी वो तो कत्लेआम करने वाली हुकूमत थी। ठीक है, अमित पुरी जी का पॉइंट ये है में अकलियत का कि ये परिस्थितियां बीजेपी की क्रिएट की हुई नहीं है, हम धीरे धीरे इनसे निकाल रहे हैं। नाहिद लारी खान जी। अरे श्री राम जी मंत्री जी तो इसी बात से खुश हो गए कि मैंने कहा कि बजट में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, 5% वृद्धि हुई है, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में प्रतिवर्ष 8% वृद्धि होती थी और योगी जी की सरकार में 1.5% कम 6.5% वृद्धि हुई। बहरहाल वो इसी से खुश हो गए। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि हर विभाग में हर बजट में वृद्धि होती है, कभी कोई विभाग ऐसा है कि जिसमें वृद्धि नहीं होती है। हाँ, इन्होंने सिंचाई विभाग में बढ़ोतरी की है, लेकिन हेल्थ में, एजुकेशन में और माइनॉरिटी विभाग में इन्होंने वृद्धि नहीं की है। और ये जो बन रहे बड़े हितैषी अल्पसंख्यकों के, अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि माननीय हाईकोर्ट ने सख्त फटकार लगाई योगी सरकार को और बहुत सख्त लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एनएसए का दुरुपयोग कर रही है, यानी फर्जी मुकदमे कायम करके लोगों को जेल में डाल रही है। 94 ऐसे केसेस जो है माननीय न्यायालय ने खारिज किए, यानी 94 लोगों का इन्होंने जीवन बर्बाद किया, उनको जेल में फर्जी मुकदमे डालकर डाला। अब ये इनके जो सालों साल जो लोग जेल में थे उनका जीवन बर्बाद हुआ, साथ में उनके परिवार वालों का जीवन बर्बाद हुआ। इसका खामियाजा कौन भरेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करती हूँ कि सरकार को उनको 1 करोड़ रुपए देने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए योगी सरकार को। और मैं माननीय न्यायालय से भी आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि जिस तरह इन्होंने 94 बेगुनाहों को जेल में ठूसा, उनकी जीवन बर्बाद किया, उसी प्रकार योगी जी सहित सरकार के 94 लोगों पर मुकदमा कायम करे, लोगों को सताने का, लोगों पर फर्जी मुकदमे कायम करने का मुकदमा कायम करे और जेल में डाले। मतलब 94 के बदले 94 होना चाहिए, तब जाकर कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको सबक मिलेगा कि किसी भी कानून का दुरुपयोग कर लोगों को सताना नहीं चाहिए। और ये यहाँ बैठकर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि जौहर यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी एजुकेशन है, ये इंस्टीट्यूशन जो है माननीय आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी अरबों रुपए भीख मांग कर सरकारों से और जनता से इस शानदार यूनिवर्सिटी को बनाया। और रामपुर के कुछ मुस्लिम तो कहते हैं उनकी जमीन कब्जा ली, वो अल्पसंख्यक नहीं है। रामपुर की बेवाओं की जमीनों पर कब्जा करके बनाया, अकलियत के ख्वाबों को मिटा करके बनाया। बेवाओं की जमीन हड़पी गई, अवकाफ की जमीन हड़पी गई, अवकाफ जो खुदा के लिए वक्त किया गया था उस अवकाफ की जमीन को कब्जा किया। ठीक है, इतना तो जी कि जो अवकाफ की जमीन थी जो खुदा के लिए वक्त की गई थी उस पे भी आप कंप्लीट कीजिए। लेकिन ऐसे मामले जब हाईकोर्ट ने ऐसे मामले जो कोर्ट में विचाराधीन है, कंपनसेशन केवल मुस्लिम्स को मिलेगा, उनमें आप सीधे आरोप क्यों लगा रहे हैं? बाकी छोड़ दीजिए, बाकी बोलते रहिए। आपको बता रही हूँ, मुझे वक्त तो दे, उनका ऑडियो लो करिए जैसे आप हमारा ऑडियो लो कर देते हैं।
खसूसियात हैं। ठीक ठीक, बोलिए आप। देखिए, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे पिछली सरकारों ने कैबिनेट में इसको पास करके इसमें मदद की इस यूनिवर्सिटी को कायम करने में, और यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में, बल्कि मैं कहूंगी ज्यादा हिंदू बच्चे पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी, उस तो विश्वविद्यालय बनवाती ना सरकार। उन्होंने अब जौहर विश्वविद्यालय को या तो सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवा दें आप लोग मिलके। श्री राम मोहन जी, ये जौहर यूनिवर्सिटी को हर संभव नुकसान पहुंचाने का काम योगी सरकार ने किया। ये यहाँ जब वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन कब्जा ली, मुकदमे लोगों ने दर्ज कराए, सरकार की जमीन दबा ली, तो कोई बोले भी ना। मैं बता दूं आपको, जो फर्जी बेनामे के फर्जी मुकदमे अनेकों, इन्होंने तो अंडा, बकरा, मुर्गी, किताब चोरी तक के तमाम फर्जी मुकदमे आजम साहब पर कायम करा दिए हैं। और ये जो आप बात कर रहे फर्जी बेनामे के मुकदमे कायम कराए हैं, 20 साल पहले जो उन्होंने बेनामा करके यूनिवर्सिटी के लिए ले ली थी, उस पर उन लोगों से फर्जी मुकदमे कायम कराए सरकार ने। इस रामपुर में, इस प्रदेश में सबसे ईमानदार मुस्लिम आजम खान है। जो मुस्लिम उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं वो सब फर्जी हैं। ये आपकी दलील है। और ये सरकार के द्वारा क्रिएट किए गए मुस्लिम हैं, वो पहले से मुस्लिम नहीं थे। अरे भैया, वो मुस्लिम है, उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए, वो भी उतने अल्पसंख्यक हैं जितने आजम खान है। अब बाकी कोर्ट तय कर लेगा। प्रियंका गुप्ता जी। श्री राम मोहन जी, बात ये नहीं है, बात ये है श्री राम मोहन जी, घोषिया कर और प्रलोभन देकर उनसे फर्जी मुकदमे कायम कराए। आप फर्जी मुकदमे कायम करिए। अब ये सरकार प्रलोभन देकर सब कुछ करा सकती है। आपने प्रलोभन देकर किसी अधिकारी से काम नहीं कराए, आपने प्रलोभन देकर कोई जमीन नहीं दबाई, तो ये कोर्ट को तय करने दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी की बारी, उन्हें बोलने दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, इस राजनीति में आप अपने कांग्रेस के लिए स्थान कहां देखती हैं? के रुमाल से ना। ठीक है, अमित पुरी साहब, एक सेकंड, प्रियंका गुप्ता जी की बारी है, समय सीमित है। प्रियंका जी बोलिए। देखिए, आंखों के अंधे और नाम नयन सुख, ये वही सरकार है जो बोलती है कि जहां 10% ज्यादा होते हैं अल्पसंख्यक, वहां होते हैं जो है दंगे फसाद होते हैं। ये वही सरकार है जो तरह तरह से जो है अपनी जातिगत जो राजनीति है, जो तुष्टिकरण की राजनीति है, वो करती है, और वही उसी का वोट आधार है। इनके पास विकास नाम की कोई चीज नहीं है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश का माहौल, देखिए कैसा डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। अस्पतालों में जगह नहीं है। क्या कर रही है ये सरकार? हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। किसी एक परिवार से पूछ लीजिए जाके, जिसके बच्चे जो है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके घर के लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। क्या कर रही है सरकार उनके लिए? हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। महाराष्ट्र की सरकार आप लोग भी चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार आप लोग भी चला रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। वहाँ क्या फर्क कर दिया? अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं कहाँ, जरा ये बता देना। चुनाव प्रचार में क्यों व्यस्त हैं वो? आज क्यों नहीं? भूपेश बघेल जी से जो पूरे टाइम असम में रहे, उन्होंने वोट देकर सत्ता पर बिठाया हुआ है। जब नक्सली हमला हो गया तब भी लौट के नहीं आए। आप ये बताइए, अपने मुख्यमंत्री आपको अच्छे लगते हैं? आप बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और कहाँ है वो इस समय, जरा बता दीजिए। और कोरोना के आज 4000 केसेस है, 4000 से ज्यादा केसेस निकले हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वही पैमाना आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार पर क्यों लागू नहीं होता? बताइए, पूछ के बताइए। यहाँ पर अमित पुरी जी बैठे हैं, पूछ के बता दें कहाँ बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं कोरोना को लेकर? मुख्यमंत्री ने आज भी समीक्षा बैठक ली है। अरे सर, समीक्षा बैठक ली है मुख्यमंत्री ने। आज उनको जनता को समझाने की जरूरत है सर। आज उनको यहाँ निकलकर बताने की जरूरत है कि आप परेशान न होइए, मैं कर रहा हूँ। सारे जिलों के लिए आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने ली। आप ये बताइए क्या हुजूर कि टेस्ट आपकी नजरों में अगर हम नहीं दिखते तो ये तेरी नजरों का कसूर है। मेरी नजरें नहीं है सर, ये आम आदमी है इसका आर्थिक रूप से इस इल्जाम का जवाब सूबा उत्तर प्रदेश को देने दीजिए। परेशान हो चुका है। इस सवाल का जवाब सूबा उत्तर प्रदेश के आवाम को देना परेशान है। अब इसी पे तो चर्चा हो रही है कि उस तक अर्थ और बजट पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है। परेशान है, उसके लिए क्या किया आपने? वही मैं पूछ रहा था कि कुछ भेदभाव आपको दिखता है बजट जाने में, योजना लागू होने में? कोई बता रहा है 8%। अमित पुरी साहब जी हाजी हसन अहमद साहब रह गए, थोड़ा सा समय बाकी है। जी राममोहन जी। हाजी हसन अहमद साहब से मैं प्रश्न कर लेता हूं। आप जमीन पे स्थिति देखते हैं किसी? मैंने पूछा था हाजी हसन अहमद साहब, आप कह रहे हैं कि मोहसिन रजा ने काम नहीं कराया, उनके लोगों के सामने वो खड़े नहीं हो सकते। मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या किसी योजना में आपको भेदभाव दिखता है? क्योंकि बीजेपी यही कह रही है, सरकार यही कह रही है कि वो तुष्टीकरण नहीं करते, जो योजना है वो सीधी सीधी लागू करते हैं,
उसमें जितना बजट जिसके हाथ का हो वो उस तक पहुंचेगा। भाई अफसोस यही है कि मुसलमानों के हक का जो बजट रखा जाता है वो मंजर आम पे आता ही नहीं है। वो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट विधायक। तहसीनगंज और मुफ्तीगंज के अंदर सीवर लाइन नहीं गई क्या? यासीनगंज के अंदर वाटर लाइन नहीं गई? मैं भी इसी शहर का बाशिंदा हूं, बताइए ना। तहसीनगंज को छोड़ दिया गया, मुफ्तीगंज को छोड़ दिया गया क्या? राशन की दुकानों पे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के कोटेदार है उनके यहाँ सही मात्रा में राशन तो पहुंचता नहीं है। योजना क्या पहुंचाएंगे आप? अरे मैंने सवाल किया कि तहसीनगंज, मुफ्तीगंज और यासीनगंज में सीवर लाइन गई कि नहीं गई? पानी की लाइन गई कि नहीं गई? इंटरलॉकिंग टाइल्स गए कि नहीं गए? नहीं गई कोई पानी की लाइन यहाँ पे। बताइए ना हुजूर, मैं पूछ रहा हूँ। बिजली के ट्रांसफार्मर क्या उस इलाके से अलग कर दिए गए? पिछली सरकार में पड़ी थी, वो अभी तक चौक मुझे बताइए ना। 132 केवी का नींबू पार्क का सब स्टेशन क्या इस इलाकों को फीडिंग नहीं देता क्या? कभी लाइन हमको बताइए ना। और 132 केवी नींबू पार्क किसके राज में बना था? चलिए सर, समय इतना ही है। हाजी हसन अहमद साहब कह रहे हैं कि चीजों में भेदभाव हो रहा है। अरे मैं नींबू पार्क, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमित पुरी साहब। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हर जगह चीजें पहुंच रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के पहुंच रहे हैं। जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो सबके लिए बनाई जाती हैं, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता और बजट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो फिर सवाल यही है कि ये डर की सियासत क्या अब खत्म होगी? क्या सबको एक साथ मानकर, एक जैसा मानकर नेता वोट मांगने के लिए निकलेंगे या फिर वो वर्गीकरण आगे भी चलता रहेगा? यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जिनके नाम पर हुई सिर्फ सियासत, सीएम योगी ने की उनकी मदद। न छलावा न दिखावा, न मत के नाम पर न मजहब के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। मुसलमानों की मददगार योगी सरकार। विकास सबका होगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा।